नैना की शादी हुई अभी 4 महीने ही हुए थे, पर उसके चेहरे की रौनक जाती जा रही थी। शादी से पहले नैना गोरी चिट्टी, सुंदर गुलाबी गाल, उस पर पड़ते डिंपल उसके रूप में और चांद चांद लगा देते थे। पर अब उसका रूप बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे तो अच्छे खाते पीते घर में हुई थी, पर शादी के 10 दिनों बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ राजसमंद चली गई थी, जहाँ उनकी नौकरी थी। तो नैना जी को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे कोई लाड चाव नहीं हुए थे, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे, फिर उसको लाड करने वाली उसकी सास उसको चूल्हा पूजन, शादी के बाद की पहली रसोई पूजन 8 दिनों बाद करके ही चली गई थी। तो उसको काम भी करवाना ही पड़ता घर का जेठानी के साथ। जेठानी को तो जैसे फ्री में नौकरानी मिल गई, नैना के रूप में जैसे। नैना को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, कि सुबह की चाय अब वो ही बनाकर देती सबको। जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चों का दूध और अपनी और पतिदेव की चाय। नैना की जेठानी मीठा बोलकर उससे सारे काम करवा लेती थी, और खाने के टाइम सिर्फ रोटी और सब्जी के अलावा कुछ और नहीं होता था उसकी थाली में। नैना को खाने के साथ दही और मिठाई बहुत पसंद थी, पर उसकी जेठानी उससे इन सब के लिए कोई पूछती ही नहीं थी। और जब उसकी जेठानी बोलती कि हमारे तो नियम कायदे ऐसे ही हैं, सादा खाना खाते हैं, नहीं तो फिर आदत पड़ जाती है आलतू फालतू खाने की, तो फिर तो नैना कुछ बोल ही नहीं पाती। मन मारकर उसे वो ही खाना खाना पड़ता। और जब जेठानी जी की बारी आती, तो अपनी थाली में रोटी सब्जी के साथ सलाद, थोड़ी सी नमकीन, मिठाई, यहाँ तक कि केले की चाट भी साथ लेकर बैठती। तब नैना को उसके नियम कायदे समझ न आते। नैना बाहर से खुश जरूर दिखती थी, तो कहीं न कहीं अंदर से कमजोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ अभी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। इसके ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी। उसका खाना पीना सोना जागना सब कुछ जो बदल गया था। उसको मम्मी के हाथों से बने हुए खाने का स्वाद रह रहकर जुबान पर आ जाता था, और उसकी आंखों की कोर से गिरते 2 आंसू सब कुछ बयां कर देते। मन ही मन खुद से कहती, क्या मुसीबत पाल ली मैंने। शादी करके सोचा था छोटा सा परिवार है, मैं भी सबसे छोटी, तो लाड में रहूंगी। पर यहाँ तो लाड करना तो दूर, ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा। पर कर भी क्या सकती थी सिवाय दुखी होने के। सर्दियों के मौसम में उसको गुड़ मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, तिल, चिक्की बहुत पसंद था। पर ससुराल में ये सब किसको बताती। अभी नई नई जो आई थी, वो तो अपने पति तक को बताने में हिचकिचाती थी, और रसोई में ढूंढने पर इसको कभी कुछ नहीं मिलता था। पर जब जेठानी जी के कमरे में उसको अलमीरे में ये सब निकालते हुए देखा, तो उसको जरा माजरा समझ आ गया। जेठानी जी सफाई देते हुए बोली, अरे बच्चों का कभी भी कुछ खाने का मन कर जाता है ना, इसलिए सब कुछ यही रख लिया, ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। पर तुम शर्माना मत, जो चाहिए ले लेना। मुझे लगा तुम कभी मीठा खाती नहीं हो, ना तो तुम्हें पसंद नहीं शायद। नैना मन ही मन बोलती, अब पूछती कब हो जो खाऊं, और चाहिए तो बहुत कुछ। पर पर ऐसे कैसे ले लो किसी और के कमरे में से। नैना बस मुस्कुरा दी। हद तो तब हो गई जब नैना की जेठानी सारे कपड़े हाथ से धोती और कहती, मुझे मशीन में धुले कपड़े पसंद नहीं आते। तब उसको भी शर्मी शर्मी में फिर कपड़े ऐसे ही धोने पड़ते, जबकि नैना के पापा ने यह कहकर कि उनकी बेटी से कपड़े नहीं धुलते, तो उसको वॉशिंग मशीन चाहिए, और दहेज में उसको अच्छी वाली मशीन तक दी थी। पर उसकी जेठानी कुछ न कुछ कारण बताकर मशीन सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चलाती। नैना तो बहुत थक जाती थी अब पूरे दिन काम करते करते।
घर में इकलौती होने के कारण जब उसे खूब हाथ ही हाथ में रखते तो उसने आज तक घर का कोई काम भी नहीं किया था। नैना को घर का काम मुसीबत लगने लगा था। फिर भी वो अतुल्य अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। जेठानी को लेकर भी उसके मन में कोई बैर नहीं था। वो तो उन्हें बड़ी बहन की तरह मानती थी और उनसे खूब बातें करती थी। जेठानी जी घर के हर सदस्य के बारे में बताती थी, पर ज्यादातर बातें सबकी बुराइयों से भरी होती थी। नैना ने ये सब भी कभी अतुल्य को नहीं बताई, ये सोचकर कि मुझे सबसे क्या लेना देना। पर एक दिन उसने जेठानी को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लिया, जो बोल रही थी, पता है माँ, नैना को कुछ काम नहीं आता, लेट उठती है, बना बनाया नाश्ता मिल जाता है, और तो और घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। मुझे तो इसके साथ रहना मुसीबत लग रहा है। सोचा था देवरानी आने से घर के काम में मदद मिल जाएगी, पर यहाँ तो इसे बैठकर खिलाना पड़ रहा है, और तो खाने की भी इतनी शौकीन है कि पूछो मत। बिना मीठे और दही के तो खाना भी नहीं खाती। नैना फिर किसी काम से जेठानी के पास आई थी, बिना मिले ही चली गई। पर ये सब बातें रह रहकर उसके कानों में गूंज रही थी। सोचा अतुल्य को बताएगी, पर अतुल्य जब आया अपने साथ अपने ट्रांसफर की खबर लाया और बोला, नैना अभी नई जगह होगी तो तुम्हें थोड़ी परेशानी होगी मेरे साथ चलने में। तुम थोड़े दिन माँ के पास रह लो और मैं हर हफ्ते तुमसे मिलने आता रहूंगा। नैना को लगा, अच्छा है, वैसे भी जेठानी जी के लिए तो मैं मुसीबत हूँ, मेरे बारे में कितना झूठ बोलती है। वो अतुल्य के साथ अपने सास ससुर के पास चली गई। हर सप्ताह अतुल्य नैना से मिलकर उसका मन बहलाता, उसे घुमाता फिराता, ताकि वो अकेलापन महसूस ना करे। पर नैना अभी तक अपनी जेठानी की कही बातों को मन से लगाए बैठी थी और दिन भर सोचती थी कि ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी वो, क्योंकि उसके घर का माहौल तो इसके बिल्कुल विपरीत था। चुगली करने जैसी कोई आदत नहीं थी उसके परिवार में। सब एक दूसरे का पूरा ध्यान रखते थे। उन्होंने मेरे बारे में सासू माँ को भी झूठ बोल दिया तो अतुल्य तो मुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। यही सोचकर नैना मन ही मन दुखी हो रही थी। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस नैना के साथ भी ऐसा ही था। उसका मन अंदर से खुश नहीं था, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और ऊपर से अतुल्य से दूरी भी इसका एक कारण था। नैना की जरूरत से ज्यादा सोचना और जेठानी जी जैसे झूठे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बीच रहना कहीं न कहीं उसके स्वास्थ्य के लिए मुसीबत बनता जा रहा था और वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसी बीच अतुल्य भी नैना को अपने साथ ले गया। नई जगह, नए लोगों के बीच वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अपने मन की बात करने के लिए जेठानी की सहारा थी। उस पर से भी अब उनका विश्वास उठ चुका था। जेठानी जी को बड़ी बहन की तरह प्यार दिया उसने, पर उसने उस प्यार को मुसीबत का नाम दे दिया। ऊपर से उसके और अतुल्य के स्वभाव को देखते हुए रिश्तेदार और मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता था, और नैना और अतुल्य की शादीशुदा जिंदगी में उन दोनों का आपस का समय मेहमानों की आवभगत में जाने लगा। इतने लोगों के बीच भी नैना अकेलापन महसूस करती थी। एक तो नई जगह, नए लोग और वहाँ का माहौल उसको समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से अतुल्य का कम बोलने का स्वभाव जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। अब उससे भी थोड़ा कम बोलना शुरू कर दिया था। वो अपने में ही रहती, खोई खोई सी, मुरझाई सी। अतुल्य ने एक दो दिन तो ध्यान नहीं दिया, पर उसको भी लगने लगा कि नैना कुछ बदल सी गई है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। शायद अगले दिन अतुल्य ने नैना को पूछा, क्या बात है नैना, आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कुछ बोलती नहीं, अपने में ही खोई रहती हो, पहले से कमजोर भी लग रही हो। मुझे मम्मी भी बोल रही थी
आजकल नैना की आवाज़ भी थकी-थकी सी आती है। कोई मुसीबत है क्या? तुम दोनों में लड़ाई हुई है या कोई बीमारी हो गई है उसको? डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिला उसको। चलो, आज का अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, नैना ने कहा। अरे नहीं अतुल्य, ऐसी कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो। हाँ, थोड़ी थकान सी ज़रूर है। मैंने ले ली है दवाई, हो जाऊँगी 1-2 दिन में ठीक। वो सब ठीक है, पर एक बात, डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बस तुम तैयार हो जाओ कि चलो मेरे साथ। थोड़ी देर में नैना और अतुल्य डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर ने श्रुति की पूरी बात सुनने के बाद उसका अच्छे से चेकअप किया और बोली, नैना, तुम्हारी बीमारी दवाइयों से ठीक होने वाली नहीं है। ये सुनते ही नैना और अतुल्य एक दूसरे का चेहरा बड़ी घबराहट के साथ देखने लगे कि पता नहीं क्या बीमारी हो गई है जिसका इलाज दवाई से भी नहीं हो सकता। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, बस उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सच बताओ तो तुम डिप्रेशन का शिकार हो गई हो। तुम्हारे अंदर उत्साह की कमी हो गई है। तुम खाना भी अच्छे से नहीं खा रही हो, शायद इसलिए तुम्हारा वज़न भी कम हो रहा है और तुम्हें थकान भी लग रही है और आगे जाकर ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। जब तुम्हें कंसीव करने में भी परेशानी हो सकती है, तो तुम्हें अभी से अपना ध्यान रखना होगा। अकेलापन इसकी एक वजह हो सकती है और तुम ज़्यादा सोचती हो, शायद इसलिए तनाव भी हो सकता है। अतुल्य, तुम्हें भी नैना के साथ-साथ उसका ख्याल रखना है। किसी-किसी बीमारी का इलाज दवाई से संभव नहीं है। उसके लिए अपनों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नैना को अकेले रहने के बजाय दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। सुबह-शाम वॉक पर जाओ, अपनी पसंद का कोई भी काम करो, जैसे कोई क्लास ज्वाइन कर लो, डांस क्लास, लाइब्रेरी, योगा क्लास, कुछ भी जिसमें तुम्हें रुचि हो। सकारात्मक सोच रखो और फालतू बातें सोचना बंद करो, जैसा तुमने मुझे बताया। अपने फ़ोन पर मोटिवेशनल स्टोरी सुनो और देखो। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, खूब हँसो और खुश रहने की कोशिश करो, तभी तुम इस बीमारी से छुटकारा पा सकती हो। केवल दवाई लेने से कुछ नहीं होगा। हर बीमारी का इलाज सिर्फ दवा नहीं होती। कभी-कभी मरीज की इच्छा शक्ति मजबूत और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। नैना और अतुल्य ने डॉक्टर की बातें ध्यान से सुनी और सारी नसीहतों को मानने का वादा किया। घर आने के बाद अतुल्य ने नैना पर जब जोर डालकर बताने को कहा कि वो कौन सी फालतू बातें हैं जिसके बारे में डॉक्टर बोल रही थी, तो नैना को वो सब बताना पड़ा जिनसे अतुल्य अभी तक अनजान था। नैना, भाभी ने इतनी सारी बातें की और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अतुल्य, मुझे लगा सारी बातें बताऊंगी तो कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए, देवर भाभी के रिश्ते में दरार ना पड़ जाए। नैना, भाभी का स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता। तो तुम अब ये सब सोचना छोड़ दो। बस मुझे पता है ना तुम कैसी हो, तो कोई कुछ भी सोचे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज से जो भी बातें तुम्हें परेशान कर रही है, उसे दिल से लगाना छोड़ दो। हर गृहस्थी में ये सब बातें चलती रहती हैं। इस पर इतना ध्यान दोगी तो ज़िंदगी आसान होने के बजाय और मुश्किल हो जाएगी। नैना को भी अब लगने लगा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। ऐसे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। उसने खुद से वादा किया कि किसी और की वजह से वो अपने लिए मुसीबत पैदा नहीं करेगी और खुद के बारे में ज़्यादा सोचेगी और अतुल्य के पास जाकर उसे लिपट कर सो गई। आज बहुत दिनों बाद वो और अतुल्य एक साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, कभी-कभी हम लोग दूसरे लोगों के कारण खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं, जैसा नैना ने किया, जो सही नहीं है। किसी और के बारे में सोचने से अच्छा है खुद में अच्छे परिवर्तन लाना और कोई बात जो मुसीबत का कारण बने, उसका हल निकालना।